Hello, good afternoon, student. Today we study about control of HAIS, which is infection control policy. Previously, we study about the prevention of HIAS in infection and its transmission. So let's continue from control of hospital-acquired infection. So here, every hospital must have a effective hospital acquired infection control committee. हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये कंट्रोल कमिटी के बारे में, ठीक है. कंट्रोल कमिटी इज HAICC, which is हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी. ओके, है ना. उसके बाद है टू टैकल ऑफ HAIS रिलेटेड इशू एंड गुड मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल. द HAICC कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेटअप. देखो, जो ये हॉस्पिटल इन्फेक्शन हो रहा है, जो भी ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल कमिटी बनाई गई है. ठीक है, ये जो कंट्रोल कमिटी बनाई गई है, ये क्या देखती है? वहां के उससे HAIS से रिलेटेड इश्यूज को और अच्छे मैनेजमेंट को. ठीक है, हॉस्पिटल का अच्छा मैनेजमेंट हो, इन्फेक्शन फ्री हो, ये मैनेज करती है. ठीक है, तो कुछ रूल्स या कुछ सेटअप किए हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी इज चेयरपर्सन होता है उसमें एक, ठीक है, जो कि मेडिकल सुप्रिटेंडेंट होता है. कौन होता है? मेडिकल सुप्रिटेंडेंट. ठीक है. देन नेक्स्ट इज मेंबर सेक्रेटरी. मेंबर सेक्रेटरी होता है जो कि इंफेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होता है, या और उसकी जो डेजिग्नेशन पोस्ट है वो क्या है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट. कौन होता है वो? माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज मेंबर्स. मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? चीफ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, केमिकल यूनिट, चीफ ऑफ ब्लड बैंक सर्विस, चीफ ऑफ नर्सिंग सर्विस और मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर एंड इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टर. ठीक है, कौन कौन से मेंबर होते हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. ठीक है, फिर आता है इनवाइटेड मेंबर्स कौन कौन से होते हैं. तो चीफ ऑफ ऑल सपोर्टिव सर्विस, जैसे कि OT हो गया, CSSD हो गया, ठीक है, डायटिक्स हो गए, हाउस कीपिंग्स हो गए, लॉन्ड्री वाले हो गए, ETC, है ना, और भी बहुत सारे लोग होते हैं. ओके, फिर आता है HAICC must meet at least 1 month of update to the policy related to prevention control of HAIS. They should review. ये क्या करते हैं? कम से कम महीने में एक बार जाके इस पॉलिसी के बारे में जो भी इसका अपडेशन हुआ है या जो भी इसके बारे में बताया गया है, वो चीज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वाले रिव्यू करें, जो इसको देख रहे हैं. मतलब क्या कुछ चेंजेस तो नहीं आए हैं या बढ़ घट तो नहीं रहा है, ये सारी चीजें रिव्यू करें. ठीक है, तो क्या क्या रिव्यू करना है उसमें? देखो, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट कैसा है और इन्फेक्शन कंट्रोल एक्टिविटी में कितना बेहतरी आई है. ठीक है, ये सारी चीजें उसमें देखते हैं. ओके, देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. तो फिर क्या है यहाँ पे? स्टेरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट प्रोसीजर. स्टेरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन प्रोसीजर होता है. तो यहाँ पे स्टेरलाइजेशन की प्रोसेस देखो. अब स्टेरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन प्रोसीजर. स्टेरलाइजेशन का मतलब क्या बताया था मैंने तुम लोगों को? फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और डिसइंफेक्टेंट का धनश्री? डिसइंफेक्टेंट में क्या क्या आता है? डिसइंफेक्टेंट में क्या क्या आता है भूमिका? डिसइंफेक्टेंट में क्या क्या आता है वैशाली? क्या आता है जयश्री?
क्या आता है रोहिणी डिसइंफेक्टेंट में? हम्म, अभी डिस्कस किया श्रद्धा से। क्या क्या आता है? जोर से बोलो। हम्म, क्या क्या आता है श्रद्धा? हम्म, इथेनॉल। सैनिटाइजर काय का बनता है? इथेनॉल का ही बनता है ना? हाँ, इथेनॉल का ही बनता है ना? जितनी भी चीजें जिसमें ओएल लगा है, फिनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं, सारे के सारे यूज होते हैं एज एन डिसइंफेक्टेंट। समझ में आया? बैठ जाओ, आगे पीछे के दो। ठीक है, नेक्स्ट इज antimicrobial sensitivity pattern to prevalent pathogens। antimicrobial sensitivity pattern ऐसी कुछ चीजें यूज करते हैं वहां पे जिसमें जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे ग्रो या कल्चर नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसको एंटी माइक्रोबियल कहा गया है। ऐसे पैटर्न यूज करना, ठीक है, जिससे कि पैथोजन प्रिवेलेंट हो, प्रिवेंशन हो सके उस चीज का। ठीक है, फिर आता है इमरजेंसी ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस अमॉन्ग पैथोजेंस। इमरजेंसी हो में जो ड्रग रेजिस्टेंस हो रहे हैं पैथोजेंस के वहां पे, ऐसे ड्रग मतलब, क्योंकि मैंने तुमको अभी पहले बताया था कि कुछ ऐसे एंटीबायोटिक है जिससे पेशेंट क्या हो जाता है, रेजिस्ट हो जाता है। रेजिस्ट इन द सेंस कि जो भी पैथोजन है वो उस पे जो इन्फेक्ट कर रहा है, तो जब वो एंटीबायोटिक लेगा तो एंटीबायोटिक उस पर असर नहीं करेगी, उसकी बॉडी उस चीज से रेजिस्ट हो जाएगी। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। समझ में आया? तो यहाँ पे कुछ ऐसे इमरजेंसी ड्रग है जो रेजिस्टेंस हो जाते हैं पैथोजन से, वो यूज करना है। फिर यूज ऑफ डिफरेंट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट अगेंस्ट विच पैथोजन शो नो रेजिस्टेंस। ऐसे पैथोजेंस जो कि रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में ऐसे माइक्रोबियल एजेंट्स यूज करना। ठीक है, इस तरह के कुछ अलग अलग माइक्रोबियल एजेंट यूज करना जो कि पैथोजन के अगेंस्ट में रेजिस्टिविटी शो नहीं कर रहे हो। अब रेजिस्टिविटी अभी मैंने बताया है कि रेजिस्टिविटी वो होती है जिसको कितना ही मतलब ढीठ, कितना ही बोल दो पढ़ने का, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो वैसे ही कितना ही मार दो उनको, वो मरते ही नहीं। समझ में आया? आगे समझ में? तुमको तो आना भी चाहिए। फिर आता है the HAIC should have team worker, hospital acquired infection control team, है ना, take day to day responsibility to the policy adopted to control HAIS। यहाँ पे क्या होगा, adopted HAIS मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन शो करना, ऐसी पॉलिसी यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। क्या है यहाँ पे? फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पर। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं? The factors influencing the growth of microorganism including pH, temperature, nutrition, oxygen, moisture or water and osmotic concentration। देखो बेटा, ऐसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिसमें पीएच लेवल देखा जाएगा। इधर आ जाओ, इधर शिफ्ट हो जाओ, दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, एक पीएच लेवल देखा जाएगा। पीएच लेवल क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? लिख लो उसको, दिमाग में तो लिखा नहीं रहा है, कॉपी में ही लिख लो। ठीक है, पीएच देखते हैं, उसका टेम्परेचर देखना पड़ता है, न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं उसको।
ठीक है, वो देखना पड़ता है। फिर आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं, मॉइस्चर है कि नहीं, ठीक है, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पीएच के बारे में। The pH or hydrogen ion concentration H plus within a microbial cell must be within an optimum range to allow favorable growth. The range of pH over which an organism grows is defined by three critical points. तो यहाँ पे क्या है, जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मतलब H प्लस मतलब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितना थिक है, ठीक है, वो माइक्रोबियल के सेल के ऑप्टिमम रेंज के मतलब उसके ग्रो करने के लिए फेवरेबल है कि नहीं, फेवरेबल मतलब उसके फेवर में है कि नहीं, जैसे उसके पक्ष ले रहा है कि नहीं, ठीक है, जैसे तुम लेते हो ना एक दूसरे का पक्ष, वैसे उसका पक्ष के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर उसके पक्ष के खिलाफ होगा तो हम भी विपक्षी पार्टी बन जाते, तो फिर वो उसी के ही जैसा क्या हो जाता है, ग्रोथ भी उसमें अगर उसके फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग है तो वहां ग्रो कर पाएगा, और अगर उसके फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि पीएच ज्यादा है। अब देखो जैसे मैं तुमको एक बात बता रही हूँ, तुम लोगों ने अभी पढ़ा कि नहीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नहीं पढ़ा, एनाटॉमी में अभी नहीं आया, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में विजाइना का जो पीएच है वो एसिडिक रहता है, ठीक है, तो जो स्पर्म है वो क्या होता है, अंदर अगर हेल्दी स्पर्म है तो वो चला जाएगा, और अगर अनहेल्दी है तो वो मर जाएगा, वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा वजाइना के पीएच लेवल को, ठीक है। तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे, है ना, क्योंकि वजाइना का पीएच स्ट्रॉन्ग है ना। अब फॉर एग्जाम्पल वो भी एक क्या है, जो स्पर्म है वो भी एक क्या है, एक टाइप से स्पर्म भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, ऐसा जीव है जो बहुत, हाँ बहुत सूक्ष्म जीव है, ऐसे ही कह लो, है ना, तो उसी का ही काम कर रहा है, वो जब जाएगा तभी वो अपनी चीजों को आगे बढ़ा पाएगा, है ना, एग में जा पाएगा ऐसा वैसा। लेकिन अगर वजाइना का पीएच, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन क्यों रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हमारा जो वजाइना का पोर्शन है डायरेक्टली कांटेक्ट आता है उसका फ्लोर से, वेजाइना इसलिए, और जो पीनस होता है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, ठीक है, जहां पे जैसे यूरिन, अगर यूरिन पॉट पे भी जाते हैं तो उनके आगे प्यूपस लगा हुआ होता है, मतलब वो कवर्ड रहता है पार्ट, है ना, तो डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री ना हो, इसीलिए पीएच ज्यादा रहता है, समझ में आया। और सेम सिमिलरली हमारे पेट में भी हाइड्रोजन, सॉरी HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका भी पीएच, उसका भी बहुत, वो भी बहुत एसिडिक रहता है, वो क्यों रहता है, ताकि उसमें खाना गल जाए, है ना, तो इसीलिए ये जो क्या बोलते हैं पीएच का जो काम है वो यही है कि वो बहुत ज्यादा ही पावर का रहता है। पीएच हम कैलकुलेट भी इसीलिए ही करते हैं, ठीक है, जैसे ब्लड का पीएच आएगा तो वो एल्कलाइन नेचर का होगा, है ना, वाटर का पीएच भी एल्कलाइन नेचर का होगा, सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा, और जहां पे अगर एसिडिक हुआ तो वहां पे माइक्रोबियल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनके फेवरेबल कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि वहां पे मर जाएंगे ना, वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, समझ में आया, इसीलिए पीएच की बात हो रही है, ठीक है। The range of over which an organism pH of which an organism grow in defined in a cranial points. The minimum pH below which the organism cannot grow. अगर pH minimum हुआ तो वहां पे भी ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, ग्रो नहीं हो पाएंगे। मैक्सिमम पीएच हुआ तब भी वहां पे ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होंगे। ऑप्टिमम पीएच हुआ, अपने हिसाब से वो ढल जा रहे हैं, तब वहां पे ऑर्गेनिज्म का ग्रोइंग बेस्ट फॉर्म में होगा, तब वो वहां पे अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना उस पर ध्यान दो, आ रहा है समझ में, बहुत अच्छे से ध्यान दो ताकि तुम आंसर दे पाओ।
हर बार हर रोज ऐसे खड़े होके पनिशमेंट लेना अच्छा लग रहा है क्या? बैठो। ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है ये बताओ मुझे। टेम्परेचर से तुम क्या समझते हो? टेम्परेचर क्या है बेटा? फीवर चेक बेटा वो बहुत अलग चीज है, मैं पूछ रही हूँ टेम्परेचर मतलब तापमान। तापमान गड़बड़ाएगा तो कोई भी चीज ग्रो, जैसे कि अब मैं इसकी बात ले लेती हूँ। ओवम को, ओवम मतलब बच्चे को बनने के लिए हमको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है ना? ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, उस टेम्परेचर में ही वो बन सकता है, एम्ब्रॉय बन सकता है। तुमने देखा आईवीएफ के बारे में सुना है ना? टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, वो क्या करते हैं, उसको पहले एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे उन दोनों का फ्यूजन कराते हैं, फर्टिलाइज कराते हैं एग को, फिर उसको इंसर्ट कर देते हैं यूट्रस में। बाहर हम क्यों नहीं बना सकते बच्चा? मुर्गियों को देखा है वो अपने अंडे सेकती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो बेटा ऐसे ही किसी भी चीज को लाइफ देने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर को हमें क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, राइट? एक ऐसा तापमान जो उनके फेवर में हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी सेल को भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए बनने के लिए। समझ में आ रहा है बेटा? कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत ही माइन्यूट हो, फिर भी उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। समझ में आया? ठीक है, तो ये रहता है टेम्परेचर का रोल। अब टेम्परेचर में क्या होता है देखो, it is the most important factor that determines the rate of growth, multiplication and death of all living organism. Is that clear to you? ये लाइन क्लियर हुई? यही मैंने अभी तुमको समझाया कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि खुद खुद पता, इससे पता लगेगा कि कितना ग्रोथ होगा, कितना मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन मतलब कि बढ़ना, कितना कितनी डेथ होगी और कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें सरवाइव कर पाएंगे। समझ में आया? A particular microorganism will exhibit a range of temperature over which it can grow, defined by three cranial points. अगर उनको पर्टिकुलर टेम्परेचर मिला तो मिनिमम पीएच में भी वो सरवाइव कर पाएंगे, अगर इन तीनों क्रैंडियल पॉइंट्स में से कोई एक, जो ऑप्टिमम पीएच वाला जो कहानी बनी थी, पीएच में जो हमने पढ़ा था इधर। समझ में आया? जो क्रैंडियल पॉइंट्स थे, तीन क्रैंडियल पॉइंट्स थे यहाँ पे, ये जो लास्ट वाला ऑप्टिमम पीएच पे वो ग्रो कर रहा है, वो उसमें अगर ये लागू होता है तो ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए होगा, तभी उनकी ग्रोथ क्या हो पाएगी, अच्छे से हो पाएगी। तब तुम देखते होंगे कि जैसे हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ भी चीज अटैक करती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? किल करने के लिए, क्योंकि जो किलिंग सेल बैक्टीरिया है, जब तक वो मेमोरी सेल में फिट ना हो तब तक वो लड़ते ही रहते हैं। तुमको मैंने एक चार्ट बताया था, बना के बताया था, रुको मैं अभी बताती हूँ। यहाँ पे फिर और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कैसे मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू और कंडीशन ऑफ, उनको क्या चाहिए, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए, वो सारी चीजें हैं। फिर यहाँ पे आता है साइक्रोफाइल्स और क्रोलोफाइल्स, जो एक ग्रीक वर्ड है। साइक्रोज मतलब होता है कोल्ड, है ना? चिल्ड टेम्परेचर चाहिए, देखो कितना ग्रो, कितने 0 डिग्री सेल्सियस पे और उससे भी लो और हाइयर टेम्परेचर पे भी ग्रो कर जाते हैं, है ना? Microbiologist to organism that can grow 0 degree Celsius but have no optimum temperature of 15 degree Celsius or lower at maximum temperature
दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप। ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी ग्रो कर जाते हैं, पर उनके ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलने के कारण वो अपने आप को सब ग्रुप में डिवाइडेड कर देते हैं, मतलब 2 ग्रुप बना लिए उन्होंने। देखो कितने कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। पहला तो है मीजोफाइल्स, ठीक है, ये ऐसे बैक्टीरिया है जो कि एबल होते हैं 25 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस पे सरवाइव करने के लिए, और इन्होंने भी अपने सब डिविजन किए। इसमें भी 2 डिविजन है, उधर देखो, उधर समझ में आएगा, 2 डिविजन है, ठीक है। फिर आता है थर्मोफिल्स, तो ग्रीक वर्ड में इसका मीनिंग होता है हीट। थर्मो मतलब हीट, ठीक है, हीट में बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, और कितनी हीट दे दो उनको, कितनी एकदम गर्मी दे दो, तो भी वो अपना ग्रो कर लेते हैं ओवर 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारे यहाँ पे तो 51-52 डिग्री सेल्सियस गया है गर्मियों में, एमपी यूपी दिल्ली में बहुत गर्मियों में इतना ज्यादा जाता है। यहाँ तो 35 में ही लोगों की हालत खराब हो जाती है, तो 50 इतना इतना जाता है टेम्परेचर। और ठंड भी बहुत पड़ती है, जितनी गर्मी पड़ती है उतनी ही ठंड पड़ती है, बहुत। अभी बहुत ठंडी पड़ रही है, यहाँ तो ठंड का मौसम ही नहीं है। तो ये वैसे और जरूरी भी है कि टॉपिकल और सब टॉपिकल रीजन्स में भी अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ठीक है। टॉपिकल रीजन, टॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ये सब में भी अलग अलग, क्योंकि टेम्परेचर का फर्क पड़ जाता है, ह्यूमिड का, और जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, उनका भी फर्क पड़ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे न्यूट्रिशन की बारी। न्यूट्रिशन क्या होता है, उसका वाइटल इंपॉर्टेंस पार्ट है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। बेसिकली ये क्या होता है, एनर्जी सप्लाई करता है, किससे, कार्बन और अदर मटेरियल्स से, ठीक है। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन और एडिशनल ट्रेस एलिमेंट जो होते हैं, इन सब से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिटिव डिकेट्स ऑर्गेनिज्म ग्रोथ by controlling and limiting activation of cellular metabolic pathway necessary for progress। इसमें क्या होता है, जितनी भी ट्रेस एलिमेंट्स है, इनसे वो क्या लेता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है। अब तुम सोचोगे कि मैडम ये तो मिनरल्स के फॉर्म में, ये कैसे लेगा, तो बेटा सॉइल से उनको आयरन मिल गया, ठीक है, किसी जानवर पे लग के कैल्शियम भी मिल गया, ठीक है, मतलब किसी जानवर की डेथ हो गई, उसके बोन्स वगैरह डिकम्पोज होगी, तो सॉइल में डिकम्पोज होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो खाएंगे, तो कैल्शियम भी मिल गया। नाइट्रोजन तो एयर में रहता है, ऑक्सीजन तो एयर में रहता है, तो वो भी उनको मिल जाएगा, ठीक है। पोटेशियम, मैग्नीशियम पानी और वगैरह इससे मिल गया, है ना। और जैसे सब्जियां जैसे जमीन के अंदर उगती है, तो वो रिच होती है ना उस चीजों के लिए, है ना, तो वो ये सारी चीजें उनको नेचर से ही मिल जाती है। समझ में आया, तो वो उनको ग्रो करने में इजी होता है। समझ में आया, क्लियर हुआ, उनकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट इस तरीके से फुलफिल हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑक्सीजन वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन क्यों, ऑक्सीजन एक रोल प्ले करता है बहुत ग्रोथ ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कराने के लिए। तुमने पढ़ा होगा एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, ठीक है, और एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं। तो ऐसे ऐसे पैथोजन, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रोब्स, उनको एनर्जी के फॉर्म में ऑब्लिगेट, देखिए यहाँ पे भी लिखा है एरोब्स और एनारोब्स, ये दोनों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दीज बाय प्रोडक्ट सच एज सुपर ऑक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोक्साइल रेडिकल्स हैव
ग्रेट इंटरफेरेंस विथ केमिकल एक्टिविटी इन द सेल। ये क्या करते हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल होती है उसको अफेक्ट करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो तुमने सुना ही होगा, नहीं सुना? हाइड्रोजन पेरोक्साइड कुछ लोग कान में डालते हैं, उसको कान में डालते हैं जिससे उनका कान का जो वैक्स है वो ऊपर आ जाता है, मेडिकल पे मिलता है, कान की क्लीनिंग वगैरह। एक्चुअल में उसको नहीं डालना चाहिए, वो नुकसान करता है, खून निकाल देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ऑक्सीजन में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, जिसको हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।